हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने VACPR थ्योरी को खत्म कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया टॉपिक। उससे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम VACPR थ्योरी से रिलेटेड एक एग्जांपल को समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक एग्जांपल को समझते हैं। मैच द कॉलम, क्वेश्चन समझते हैं। एक मैच द कॉलम, ठीक है। यहां पर ए पार्ट दिया हुआ है आपको, देखो कॉलम 1 लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 आपको दिया हुआ है। यहां पर मॉलिक्यूल दिए हैं OSF2। सेकंड आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर O2SF2। थर्ड आपको दिया गया है बच्चों यहां पर XgF4। फोर्थ यहां पर आपको क्या दिया हुआ है ClO4 माइनस। फिफ्थ आपको दिया हुआ है I3 माइनस। ठीक है, लिस्ट 2 आपको क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर, लिस्ट सेकंड आपको यहां पर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर दिए हुए कुछ आपको मैच करना है, कौन सा क्या है वो टेट्राहाइड्रल। ठीक है, बी आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर लीनियर, बी आपको दिया हुआ है लीनियर। सी आपको दिया हुआ है स्क्वायर प्लानर, सी आपको दिया हुआ है स्क्वायर प्लानर। ठीक है, डी आपको दिया गया बच्चों यहां पर ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लानर बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लानर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ई आपको दिया गया यहां पर सीसो। अब आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर किसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, ये VACPR का हम क्वेश्चन भी देख लेंगे इसी चलते, तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट कि किस तरीके से हमको डील करना है। VACPR का एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले OSF2। अब OSF2 आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, OSF2 का स्ट्रक्चर आपको देखना है। देखो यहां पर OSF2 सल्फर ऑक्सीजन डायटोमिक है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन 1। अब आप जानते हो कि यहां पर सल्फर के यहां पर क्या होगा, यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल। अब देखो आप देख सकते हो यहां पर सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। ठीक है, तो कितने रिमेनिंग बचे, 2। तो मतलब यहां पर स्टेरिक नंबर आप लोग बोल सकते हो लोन पेयर प्लस बोन पेयर, एक लोन पेयर और 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को एक बोन पेयर मानते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहां पर 3 बोन पेयर है, इसको 1 2 3 बोन पेयर, टोटल कितना गए 4। और स्टेरिक नंबर 4 के लिए हम कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा ज्योमेट्री बनाते हैं बच्चों, टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर मैं इसको टेट्राहाइड्रल में अरेंज करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा बच्चों, देखो यहां पर इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ये मैंने लोन पेयर बना दिया। अब देखो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है। देखो यहां पर ये इस तरीके से तो ये एक है ना ट्रायंगल आपके प्लेन में और एक पिरामिड बन गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिडल भी बोलेंगे। और कई बुकों में आपको नाम अलग लिखा होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल भी बोल सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल मतलब 3 के साथ ट्राइगोनल प्लेनर और एक उठा तो प्लेनर। ठीक है, तो आपका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर शेप की बात कर रहा हूं, शेप आपका क्या हो जाएगा, पिरामिडल बोलो या फिर आप ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल बोलो। तो इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का मैच द कॉलम में आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कोशिश करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा था मॉलिक्यूल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं बच्चों यहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को मैं आपको समझाता हूं। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या था बच्चों, आपको O2F2। ठीक है, O2SF2। अब देखो O2SF2 अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, देखो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटोमिक मतलब डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, 2 फ्लोरीन के साथ। अब आप समझ सकते हो यहां पर
कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 6 के 6 पार्टिसिपेट कर गए, मतलब लोन पेयर नहीं होंगे। तो अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, बोन पेयर प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ बोन पेयर, मतलब डबल बॉन्ड को हम एक बॉन्ड मानते हैं। तो यहां पर 1 2 तो 2 तो ये हो गए, 2 3 4 बोन पेयर, मतलब कितने बोन पेयर 4, और ये 0, टोटल स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 अगर लोन पेयर नहीं होगा तो स्ट्रक्चर भी आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर नहीं लिखता बच्चों में, ज्योमेट्री लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, ज्योमेट्री एज वेल एज शेप, ज्योमेट्री एज वेल एज शेप, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, टेट्राहाइड्रल, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, टेट्राहाइड्रल। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, टेट्राहाइड्रल। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसका शेप क्या होगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों आपका, टेट्राहाइड्रल। नाउ अब देखते हैं बच्चों थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम समझते हैं बच्चों, यहां पर थर्ड एग्जांपल हमारा क्या होगा बच्चों, अच्छे से देखो। थर्ड एग्जांपल मुझे अगर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, थर्ड एग्जांपल के लिए आपको क्या दिया हुआ है, Xg(F4) मॉलिक्यूल। तो ध्यान से समझना बच्चों, Xg(F4) के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, काफी इजी है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Xg(F4) सबसे पहले Xg के साथ मैंने 4F बना दिए, ये 4F। फ्लोरीन तो मोनो एटॉमिक है तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। अब देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, Xg के 4 बॉन्ड आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, लेकिन होते वैलेंस शेल में कितने, 8 में से 4 पार्टिसिपेट कर गए। तो रिमेनिंग कितने बचे बच्चों, यहां पर रिमेनिंग आपको यहां पर कितने बचे, रिमेनिंग आपके 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर। तो अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो लोन पेयर प्लस बोन पेयर, तो लोन पेयर 2 है और बोन पेयर 1 2 3 4 बोन पेयर है, तो मतलब 6 के लिए स्ट्रक्चर, 6 के लिए आपकी ज्योमेट्री क्या बनती है बच्चों, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, अब सॉरी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। अब इसको ऑक्टाहाइड्रल में अरेंज करके देखो किस तरीके से हम इसको ऑक्टाहाइड्रल में अरेंज करेंगे। तो अगर मैं ऑक्टाहाइड्रल में इसको अरेंज करना चाहूं तो आप लोगों को मैंने बताया है कि ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा ऑक्टाहाइड्रल में। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो ये क्या हो गया, शेप अगर मैं बोलना चाहूं तो शेप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका शेप, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, सी स्क्वायर प्लेनर इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अब हम अगला देखते हैं बच्चों, ClO4 का एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों क्या होगा। तो देख लेते हैं ClO4 के बारे में। यहां पर ClO4- काफी अच्छा और काफी इजी एग्जांपल है ClO4-। तो देख लेते हैं एग्जांपल ClO4-। आप देखो ClO4- का सबसे पहले क्लोरीन आपका ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो बना भी लूंगा, लेकिन क्लोरीन आपका ऑक्सीजन तो डाई एटॉमिक है ना, तो 2 बॉन्ड बना लिया, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज होने की वजह से इस तरीके से। ठीक है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों ने पार्टिसिपेट कर लिए। तो यहां पर अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, बोन पेयर प्लस लोन पेयर। अब मैं बोन पेयर, डबल बोन को एक बोन मानता हूं, 1 2 3 4 बोन पेयर प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 0। 4 के लिए स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाता है बच्चों, 4 के लिए स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, 4 के लिए स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर टेट्राहाइड्रल। 4 के लिए भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल। जहां पर 0 लोन पेयर होने की वजह से ये आपका ज्योमेट्री के साथ साथ शेप दोनों आपके सिमिलर होंगे क्योंकि 0 लोन पेयर है। तो यहां पर 4 के लिए भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब I3- की बात रही, तो I3- आपका कैसा बनेगा बच्चों, I3- के लिए 2 ऑप्शन है बच्चों आपके पास, तो आप लोग समझ सकते हो। I3-, अब देखो यहां पर I3- का बनाना है बच्चों। I3- का हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने 3 आयोडीन को अरेंज कर दिया। ठीक है, 3 आयोडीन को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, बात क्लियर है। अब मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा
तो आप देख सकते हो कि यहां पर I3 माइनस का जो शेप होगा वो कैसा होगा। देखो यहां पर कितने लोन पेयर, यहां पर 2 पार्टिसिपेट कर गए, यहां पर 2 पार्टिसिपेट कर गए, ठीक है। यहां पर कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इन आयोडीन 7 में से 2 पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने, बचे कितने आप लोग बता सकते हो खुद, बचे कितने 5। लेकिन ये तो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब देखो जेई में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, I3 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये आपका जेई का क्वेश्चन था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस, ये क्वेश्चन था। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आपको सेंट्रल एटम का नहीं पूछा है, पूरे मॉलिक्यूल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जेई का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जेई में यही क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब हम समझते हैं कि इसमें हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लोन पेयर प्लस बोन पेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, 3 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। एंड हाउ मेनी बोन पेयर आर प्रेजेंट, 2 बोन पेयर, तो टोटल 5 के लिए आपकी ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, ज्योमेट्री आपकी क्या होगी बच्चों, यहां पर ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल, ये आपकी इसकी ज्योमेट्री होगी। अगर मैं इसको ट्रायगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल में इसको मैं अरेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा अरेंज बच्चों, ध्यान से समझो। इसको अरेंज करने के लिए देखो यहां पर इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, यहां पर मैंने इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो 3 लोन पेयर मैंने अरेंज कर दिया। तो अब शेप में हम ज्योमेट्री को, तो शेप में तो हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इसको हटा देंगे तो ये कैसा दिखेगा बच्चों आपको, लीनियर। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, लीनियर। तो इस तरीके से हमने VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ा था बच्चों, जो आपके लिए काफी इजी था। अगर आप 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा बच्चों, उसको समझते हैं। तो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको समझते हैं हम। यहां पर अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमको कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स लिख लो बच्चों। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो बाकी आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ओवरलैपिंग आपके, देखो यहां पर आप लोग जानते हो जैसे S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, सबका शेप आपको याद है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, देयर आर, यहां पर दो तरीके होते हैं ओवरलैपिंग के। एक होता है बच्चों आपका साइडवे ओवरलैपिंग, साइडवे ओवरलैपिंग, ठीक है। एक आपका क्या होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, हेड टू हेड बोल देते हैं बच्चों को, कोई यहां पर कोई यहां पर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक होता है साइडवे ओवरलैपिंग, एक आपका क्या होगा बच्चों आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग। बात को ध्यान से समझना बच्चों, बारीकी से समझना है इस बात को। आप लोग 1-2 बार कोशिश करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ओवरलैपिंग क्या होगा, ठीक है। एक होगा बच्चों आपका साइडवे और एक होगा आपका हेड टू हेड। साइडवे को हम बोलते हैं लेटरल, ठीक है। साइडवे को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलेंगे। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, ये भी इसका नाम होगा, ठीक है, ये भी इसका नाम हो सकता है बच्चों, ठीक है। यहां तक इस बात को समझना ध्यान से। अब देखो यहां पर एक मैंने बोला हेड टू हेड, एक मैंने बोला लेटरल।
पैरेलल का मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहां पर इस तरीके से होता है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि आपका यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होता है। ठीक है, देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, मैंने हेड टू हेड, या फिर इसको कहीं कहीं बोल देते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल जाते हैं बच्चों इसको। दूसरा नाम इसका हेड ऑन ओवरलैपिंग भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, एक को हम बोलेंगे हेड ऑन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले इस ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझना। एक मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया एस ऑर्बिटल, एक मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं यहां एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। एक मैंने ले लिया एस ऑर्बिटल, एक मैंने ले लिया यहां पर पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल ये मैंने ले लिया, ये मैंने इंटरन्यूक्लियर, देखो यहां पर ये मैंने ले लिया पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या मान लिया, जेड एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मान लिया, जेड एक्सिस। अब बात समझना है, दिस इज वो कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब स्फेरिकल एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये आपका सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। चाहे मैं इसमें कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लूं तो इसका शेप आपका सिमेट्रिकल होगा। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से बना देंगे बच्चों। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर जेड, इस तरीके से कुछ बना देंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, एस पी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये आपका एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो गया। इसी तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं, देखो यहां पर मैंने बोल दिया ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल। ठीक है, और ये मेरे पास यहां पर ये मेरे पास पीजेड ऑर्बिटल है, पीजेड है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक और ऑर्बिटल ले लिया एस ऑर्बिटल, ये मेरा पास फिर से क्या आ गया, एस ऑर्बिटल। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी हो, क्योंकि दोनों का शेप स्फेरिकल है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड भी वैसा ही होगा, वाई एक्सिस के सराउंडिंग भी वैसा होगा, जेड एक्सिस के सराउंडिंग भी वैसा होगा, सब जगह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर ये आपका ओवरलैपिंग करेगा तो किस तरीके से हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक्स वाई जेड एनीथिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब आप समझ रहे होंगे बच्चों यहां पर हेड टू हेड का मतलब, देखो पी का हेड एस के हेड पे आ गया। ठीक है, पी का हेड एस के हेड पे आ गया, एस का हेड एस के हेड से टकराया तो ओवरलैप कर गया। दिस इज अ कॉल्ड व्हाट, ओवरलैपिंग एरिया। दिस इज अ कॉल्ड व्हाट, ओवरलैपिंग एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग एरिया। तो इस तरीके से हमने यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा। अब देखो एक और हम बोल सकते हैं यहां पर, एक और हम यहां पर बोल सकते हैं, देखो यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा बच्चों, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया ये मैंने बना दिया आपका पी ऑर्बिटल बना देता हूं बच्चों में, देखो ध्यान से। ये मैंने बना दिया पी ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया आपका पी ऑर्बिटल। ठीक है, देखो यहां पर मैंने इसको भी मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड माना हुआ है और इसका भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या माना हुआ है, जेड माना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जो लॉब होता है वो आपका पीजेड लॉब होगा। दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, हेड ऑन यहां पर ओवरलैपिंग होगा तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हेड ऑन होगा तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि क्या मैंने एक का, देखो पी के लिए क्या मैंने जेड का, देखो जी इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने वाई ले लिया, इसका न्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड ले लिया, तो क्या ओवरलैपिंग होगा। देखो ध्यान से समझना बच्चों,
इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने y ले लिया और मैंने pz, देखो pz ऑर्बिटल, और यहां पर मैंने ले लिया, ध्यान से, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, यस और नॉट, ये आपको बताना है। क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले क्या ये आपका पॉसिबल है, सबसे पहले समझना। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको क्या लेना है? INA-Z, ठीक है। अगर मैं Z के अराउंड, ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, Z के अराउंड अगर मैं PY बनाऊंगा तो वो तो ऐसा बनेगा बच्चों। Z के परपेंडिकुलर होता है ना बच्चों Y एक्सिस, तो Z के अराउंड बनाऊंगा तो वो तो ऐसा बनेगा PY, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो, बना दिया मैंने। अब अगर मैं यहां पर Z के अराउंड, Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड PZ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये तो हो गया हमारा PZ, ये हो गया हमारा PY, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या लिया है बच्चों? Z। तो यहां पर आपकी ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा सिमिलर एक्सिस पे ही होगी, तो नो ओवरलैपिंग, यहां पर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस चीज को, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहां पर आपके ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग आपके हेड ऑन होगी, ठीक है। आपको हेड ऑन ओवरलैपिंग समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है, काफी अच्छा है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से आपका हमेशा क्या बनेगा? बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग only sigma bond will be formed, only sigma bond will be formed। आपका क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, मतलब आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर मैं हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करूंगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से अब मैं समझ लेता हूं लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग, तो लेटरल ओवरलैपिंग हमारा क्या होगा बच्चों? समझते काफी इजी है, अगर आप एक दो बार समझोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। अब देखो लेटरल ओवरलैपिंग आपका क्या होगा, बात को समझना, या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। ध्यान से, यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ले लेता हूं Z, INA मैंने Z लिया, ठीक है। INA मैंने Z लिया, और मैं कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच करा रहा हूं बच्चों? ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो PY और PY के बीच, PY के बीच, ये आपका PY और ऑर्बिटल होगा, ये आपका PY और ऑर्बिटल होगा, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर। अब ये ओवरलैप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बच्चों? ये आपका ओवरलैप करेगा तो किस तरीके से करेगा? ये आपका ओवरलैप करेगा तो आपका इस तरीके से कर जाएगा ओवरलैप। बता देता हूं यहां पर, ये आपका ओवरलैप होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? साइड वे ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, दो तरीके से बताया बच्चों, ठीक है, ठीक है। बाय लेटरल ओवरलैपिंग, समझना ध्यान से, बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑलवेज पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। लेटरल ओवरलैपिंग ऑलवेज पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अब बात को ध्यान से समझो, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा अंतर बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा अंतर। देखो ध्यान से, ये मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन साइडवे ओवरलैपिंग, अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करूंगा तो देखो इन साइडवे ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? या तो अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बीच में तो जीरो है ना। आपने पढ़ा होगा, जहां पर कोई भी लोब नहीं है, जहां पर कोई भी एरिया नहीं होता, यहां पर जीरो दे, देखो कोई है नहीं है, जहां पर कोई नहीं होता वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? जीरो है। लेकिन अगर मैं इस एरिया में बात करूं या फिर मैं इस एरिया में बात करूं तो साई इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? जीरो के इक्वल नहीं है। तो बात क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो के इक्वल नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना। साई फंक्शन आपने पढ़ा होगा,
प्रोबेबिलिटी यहीं यहां पर 0 है लेकिन यहां पर 0 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू तो इसका मतलब यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो हम बोल सकते हैं इन साइड वे ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be present above and below the internuclear axis। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या तो नीचे आपका ओवरलैपिंग होगा। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से बात करना चाहूं कि यहीं पर आप समझ लो बातों को। अगर मैं बात करना चाहूं कि आपका सी तो साइड वे बता दिया सर, लेकिन हेड ऑन में क्या होगा, तो देखो हेड ऑन में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि हेड ऑन में इस तरीके से आता है, ये आपका इस तरीके से, ये आपका ओवरलैप होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों का सिमिलर होगा, जेड एक्सिस पे दोनों सिमिलर है, पी जेड ऑर्बिटल है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग आपका कुछ इस तरीके से होता है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये होगा जेड। ठीक है, आप देखो क्या बोल सकते हो बच्चों, आपको क्या दिख रहा है कि जेड एक्सिस मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां अलाउ कर रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, ना ऊपर ना नीचे, कहां आ कर रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, in head on overlapping इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या क्राउड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be present on इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब बात समझ में आ रही होगी बच्चों आपको कि आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे प्रेजेंट करेगा, लेकिन आपके साइड वे ओवरलैपिंग में अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब आपको जानते हो कि जो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो आपका क्या बनाता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और साइड वे ओवरलैपिंग आपका हमेशा किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड का। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, वो कंसेप्ट काफी इजी था। अब इसी में हम एक और चीज बोल सकते हैं कि यहां पर जो मैंने ओवरलैपिंग के बारे में बताया, ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर साइड वे ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ साइड वे ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग इज higher as compared to क्या बोलेंगे, higher as compared to साइड वे ओवरलैपिंग से। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, और साइड वे ओवरलैपिंग के थ्रू आपका कौन सा बन रहा था, यहां पर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का तो हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, तो यहां पर समझना, सिग्मा, ये आपका सिग्मा बनेगा, ये आपका पाई बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सो हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड। तो क्या होगा बच्चों कि जब भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा, ध्यान से समझना, यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड के। मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका क्या होगा बच्चों, सो दिस बॉन्ड, ये आपका कौन सा हो जाएगा, वीक बॉन्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बात क्लियर है, ये भी मैंने बता दिया। ये आपका वीक बॉन्ड होगा तो ये आपका कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है और पाई बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान से समझना, हमेशा पहले आपके सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, उसके बाद आपके पाई बॉन्ड बनते हैं।
फर्स्ट आपका क्या होता है, हम बोल सकते हैं यहां पर सिग्मा बॉन्ड इज अ प्राइमरी बॉन्ड, ये हमेशा पहले इसको प्राइमरी बॉन्ड ये पहले बनेगा, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड इज सेकेंडरी बॉन्ड, मीन्स दैट सेकेंडरी बॉन्ड इसका मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है इसका बच्चों, इसका मीनिंग ये है ऑलवेज फर्स्ट sigma bond will be formed, then after pi bond will be formed, then after pi bond will be formed। अब किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। अब यही कंसेप्ट मैं पूरी ऑर्गेनिक में लेके जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझो, एक सिग्मा बॉन्ड आपका प्राइमरी बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आपका सेकेंडरी बॉन्ड होता है। हमेशा आपका पाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले, देन आफ्टर आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां पर ओवरलैपिंग के बारे में बताया, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब देखो यहां पर एस ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा, यहां पर नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के नेचर के बारे में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा। देखो एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल इन ऑल द एक्सिस जेड एक्स वाई जेड, सिमेट्रिकल अराउंड ऑल द एक्सिस, ठीक है, सिमेट्रिकल अराउंड ऑल द एक्सिस, ठीक है। सो दैट्स वाई इज कॉल्ड व्हाट, नॉन डायरेक्शनल टाइप। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हर जगह आपका सिमेट्रिकल है, तो इसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां पर पी वाई, ठीक है, ये मैंने जेड एक्सिस बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड, मतलब जेड एक्सिस पे जो आपका बनेगा वो आपका पी जेड, जो आपका वाई एक्सिस पे बनेगा वो पी वाई, जो आपका एक्स एक्सिस पे बनेगा वो पी एक्स। देन ये आपका क्या होगा, डायरेक्शनल इन नेचर। क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। नेचर में आपका क्या होता है बच्चों, डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों बताया, अब इसका यूज कहां होगा, देखो इसका यूज कहां होगा, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से, काफी इजी है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा बच्चों में, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि देखो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द extent of overlapping, bond strength is directly proportional to the extent of overlapping, मतलब ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा बच्चों। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जितना ज्यादा आपका ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे एसपीडीएफ आपके क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। डायरेक्शनल नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। या फिर एंड साथ में लिख लो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लिख लो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। या आगे हम अभी पढ़ेंगे बस इसके बाद जस्ट, ठीक है। अब देखो डायरेक्शनल नेचर, अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके हिसाब से देखो, या अगर मैं बोलना चाहूं एस पी के बीच ओवरलैपिंग, ठीक है। एक मैंने बोला, ध्यान सुनना, एक मैंने बोला एस एस के बीच, एक मैंने बोला एस पी के बीच, और एक मैंने बोला पी पी के बीच। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आपके कौन सी ओवरलैपिंग, हेड ऑन की बात कर रहा हूं, केवल और केवल हेड ऑन की, ठीक है। हेड ऑन की ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या क्या लिया, एस एस
sp और pp। मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो डायरेक्शनल नेचर इसमें ज्यादा होगा, pp में, इसमें आपका कम होगा, ठीक है, इसमें आपका सबसे कम होगा, दोनों नॉन डायरेक्शनल है। बात क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर मैं एक और कंसेप्ट की बात कर सकता हूं बच्चों, कि मैंने यहां पर बात किया कि अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में मैंने आपको बोल दिया कि अगर मैं हेड ऑन और लेटरल दोनों को मिला दूं तो ध्यान से समझना, पीपी लेटरल मतलब पाई बॉन्ड वाला, ठीक है, पाई बॉन्ड वाला, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा एज कंपेयर टू एसएस, एज कंपेयर टू एसपी, एज कंपेयर टू पीपी। अभी मैंने बताया था हेड ऑन का तो ये आपका ऑर्डर होता है, और आपका यहां पर क्या होगा ऑर्डर बच्चों, आपका पीपी, ठीक है, लेटरल वाला, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होगा तो यहां पर ये पीवाई होगा। बात क्लियर है। इस तरीके से हमारा लेटरल मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग, इसके बारे में अपने आप ही अब आपको समझ में आएगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखो एसएस का ज्यादा होगा एसपी फिर, ठीक है, ये तो था। लेकिन अगर कभी कभी आ जाता है कि सर अगर 1s 2s के साथ हुआ, 2s 3s के साथ हुआ तो क्या होगा, तो अगर आपका if overlapping is similar, अगर आप लोगों का ओवरलैपिंग क्या हुआ बच्चों, सिमिलर हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों का बच्चों यहां पर ओवरलैपिंग क्या हुआ बच्चों, यहां पर सिमिलर हो गया। अब देखो ओवरलैपिंग अगर आप लोगों का यहां पर सिमिलर हो गया तो क्या होगा, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। अब बात समझना, देखो मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि देखो अगर मैंने बोला 1s 2s 3s, इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ, तीनों में ऐसे से ओवरलैपिंग सिमिलर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो ध्यान से समझना कि यहां पर इस कंडीशन में आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जितना कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो किसका होगा सबसे ज्यादा, बात क्लियर है। काफी इजी कंसेप्ट था, आप लोग अगर एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, इसी में एक और मैं एग्जांपल कराता हूं, बस है ना, थियोरी को थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान से पढ़ो, बस थियोरी अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो आपको सब चीज इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ने में कमी कर दी तो आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने ये तो पहला एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने 2s 2p बात कर लिया, एक मैंने यहां पर 2p बात कर लिया, एक मैंने यहां पर 1s और 2 यहां पर 1s और 2p बात कर लिया। तो देखो यहां पर sp pp, तो सबसे ज्यादा तो आपका pp वाला होगा, लेकिन sp वाला, तो sp वाले दो सिमिलर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट कहां है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट आपके होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको क्या होगा, जितना कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा, 1s और 2p का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2s 2p। बात क्लियर है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार समझो, आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हमने सीधा ओवरलैपिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग, अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग, अब बात को समझना, बॉन्ड फॉर्मेशन, अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ही स्टार्ट हो गया बच्चों, आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग के थ्रू आपके कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड will be formed, there are three types of bond will be formed। यहां पर तीन टाइप के बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिग्मा, ठीक है,
सेकंड आपका होता है बच्चों पाई, थर्ड आपका होता है बच्चों यहां पर डेल्टा बॉन्ड। तो कितने टाइप के बॉन्ड बने बच्चों, यहां पर 3 टाइप के बॉन्ड बन चुके, 3 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। अभी मैंने डेल्टा के बारे में नहीं बताया, सिग्मा पाई के बारे में बताया, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड आपका कहां बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको बताना है यहां पर एक क्वेश्चन में समझाता हूं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में समझाता हूं, देखो ध्यान से। फाइंड द, एक क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन फाइंड द टाइप ऑफ बॉन्ड इन फॉलोइंग ओवरलैपिंग। अब आपको कुछ ओवरलैपिंग मैंने दिया है, उसमें आपको टाइप ऑफ बॉन्ड फाइंड करना है। सबसे पहला है हमारा कौन सा, पीजेड 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 पीजेड, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका क्या है, जेड। तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड बना लेता हूं। देखो ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सबसे पहले बनाऊंगा, जेड बना लिया। अब पीजेड आपका क्या होगा, ऑन द एक्सिस होगा, ये भी आपका ऑन द एक्सिस होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कौन सा होगा, हेड ऑन। अब अगर यहां पर हेड ऑन हुआ तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज करेंगे। अगला देखते बच्चों यहां पर पीएक्स पीएक्स सेकेंड, पीएक्स पीएक्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल बी वाई। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपका वाई है और आपका पीएक्स पीएक्स, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने बना लिया, आई एन ए, ये मेरे पास वाई आ गया। अब वाई, अब आपका पीएक्स कैसा होगा, वाई के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो वाई के परपेंडिकुलर आप लोगों ने पढ़ा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि किस तरीके से हम यहां पर पीएक्स लिखते हैं, किस तरीके से पीवाई लिखते हैं। ये आपका वाई के परपेंडिकुलर होगा। देखो अब ये आपका किस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा, ये इससे करेगा और ये इससे करेगा, इस तरीके से करेगा ओवरलैपिंग। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड, ठीक है। आपको सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं दिया गया है तो आप एक्स मान लो, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर दिया गया है तो आप समझ सकते हो बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन यहां से घुमा के बन सकते हैं, ठीक है। काफी बच्चे इसमें प्रॉब्लम आते हैं, काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है। अब देखो अगर मैंने बोल दिया यहां पर मैंने बोल दिया पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। अब फटाफट आप लोग देख सकते हो कि यहां पर आपका क्या बनेगा, पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। तो आप लोग पता लगा सकते हो बच्चों इजिली। ये मैंने बना दिया जेड एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आई एन ए, जेड बना दिया। अब जेड के अलोंग, जेड के परपेंडिकुलर होगा पी वाई। देखो तो ये ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी बच्चों, यहां पर आपके कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। बात क्लियर है। अभी मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल, फोर्थ एस एस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स बना दिया मैंने बच्चों यहां पर, ठीक है। लेकिन एस तो क्या होता है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सभी जगह उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। सभी जगह उसका शेप क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है। अब सभी जगह अगर उसका शेप अगर आपका सिमिलर होगा तो वो तो सिंपली ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। अब ये आपस में ओवरलैपिंग होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर हमेशा क्या होगा, हेड ऑन ही होगा। हमेशा एस के केस में क्या होगा, हेड ऑन। तो यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एस तो सब जगह सिमिलर वे में होगा ना बच्चों। एस आपका नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एस आपका नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है। नॉन डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है सब जगह। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन को समझेंगे। अब फील करो ऑर्बिटल्स को फील करो कि कौन से एक्सिस पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन में लेता हूं बच्चों, यहां पर 7th 4th 5th। अगर मैंने dz2 ऑर्बिटल और dz2 ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। अब इसका ओवरलैपिंग देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या मान लिया बच्चों, z मान लिया। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने z मान लिया तो आपका dz2 ऑर्बिटल कैसे बनता है, z एक्सिस के वो अलोंग एक लॉन्ग और ये आपका एक लाइन, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, देखो अब देखो आप लोग देख सकते हो हेड ऑन हुआ है
तो यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से समझते बच्चों कि यहां पर मैंने ले लिया dxy और dxy और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले लिया यहां पर क्या ले लूं बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ले लेता हूं यहां पर x, हाँ x अच्छा है, x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया। अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने x लिया है तो dxy का शेप कैसा बनेगा बच्चों, dxy आप लोग जानते हो कि dxy आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसा ले लिया मैंने, यहां पर ये बन गया, यहां पर ये बन गया। चलो ठीक है, ये मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूं, इसको समझ लोगे आप लोग आगे जाके अपने आप ही समझ लोगे, एक दो एग्जांपल करोगे तो। देखो dxy कैसा बनेगा बच्चों, इस तरीके से बनेगा dxy। ये dxy आपको सर ने बताया होगा बनाना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका क्या है बच्चों, x है, तो ये मैंने x लिखा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x लिखा है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। यहां पर भी आपका इस तरीके से बनेगा। अब आप लोग समझ सकते हो बच्चों यहां पर क्या होगा, ये वाला ओवरलैप कर जाएगा और ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा बच्चों, ये आपका कौन सा ओवरलैपिंग होगा, साइडवे ओवरलैपिंग होगा। और यहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैंने यहां पर ले लिया देखो 7th dx2y2 एंड dx2y2 इन दोनों ऑर्बिटल के बीच कौन सा ओवरलैपिंग होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले लिया x। अगर मैंने dx2y2 बनाना चाहूं तो ये आपका अलोंग द x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये आपका x। अगर मैं इसकी बात करूं dx2y2 तो आप लोग समझ सकते हो कि dx2y2 का शेप कैसा बनता है, एक अलोंग द x एक्सिस लॉब बन जाएगा, एक अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। यहां पर भी एक अलोंग द x एक्सिस और एक अलोंग द y एक्सिस, इस तरीके से लॉब्स आपके बनेंगे। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो गई। देखो आपको कैसा हुआ, हेड ऑन, तो यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से यहां पर कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने बात किया यहां पर 8th क्वेश्चन कि यहां पर 8th क्वेश्चन में मैं बताता हूं बच्चों आपको कि मैंने ले लिया dx2y2 और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, dx2y2 और dx2y2 इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ले लिया, z। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं dx2y2 का शेप बनाना चाहूं, देखो ये हो गया x एक्सिस, ये मैंने x एक्सिस बनाया, नॉट z। अभी मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं बनाया है, बात को ध्यान से समझना। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया, ये मैंने लॉब बना दिए, ये हो गया dx2y2। अब क्या होगा, z कहां होगा, z इसके बाहर निकलेगा, z इसके बाहर निकलेगा। अब z जब इसके बाहर निकलेगा तो यहां से आपका फिर से क्या आ जाएगा, dx2y2 आएगा, dx2y2 आएगा। और ये क्या करेगा, देखो जैसे आपके 4 लॉब है, जैसे आपके 4 लॉब से 2 मिनट, जैसे आपके यहां पर 4 लॉब्स मैंने बनाए, देखो जैसे मैंने यहां पर आपके 4 लॉब्स बनाए ये वाले, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला जो dx2y2 आएगा वो इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो और यहां पर भी ओवरलैपिंग करेगा, और इस टाइप के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर बना देता हूं बच्चों में, एक आपका इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से लॉब आएगा, वापस एक के ऊपर एक आएगा। तो इस यहां से जो आपका ओवरलैपिंग होगा ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा और ये इसके साथ करेगा, काफी टिपिकल है। तो यहां से जो ओवरलैपिंग बनेगा वो आपका कैसा बॉन्ड बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डेल्टा बॉन्ड का। ये इस तरीके से आपका यहां पर ओवरलैपिंग होगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपका ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को पूछ सकता हूं, कोई भी एग्जांपल यहां पर बना सकते हैं। अगर मैंने यहां पर बोल दिया dx2, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 8 9 एग्जांपल देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। 9th एग्जांपल हमें क्या बोला है, dxy एंड dxy
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिया है, जेड दिया है। अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमको क्या दिया है बच्चों, जेड दिया। अब पूछा कि कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो dxy में बनाना चाहूंगा तो ये आपका इस तरीके से बनेगा dxy, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अब जेड हमको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिया है तो जेड ऐसा बनेगा। जेड आपका कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, बाहर की ओर आएगा जेड एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने इसको लिया है, ये मेरा हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये मेरा हो जाएगा यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। अब जेड के यहां पर भी एक्स और वाई बनेगा। अब यहां पर भी आपका इस तरीके से ऑर्बिटल बनेंगे dxy, ये एक dxy और ये दूसरा dxy। अब क्या होगा बच्चों, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, सॉरी गलत बना दिया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, dxy गलत बना दिया बच्चों मैंने। अगर मैंने dxy यहां पर एक dxy आपका ऐसा होगा, एक आपका ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। अब आप समझ सकते हो कि अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो जेड एक्सिस पे, अब यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा ये एक के ऊपर एक आ जाएगा, एक के ऊपर एक, लाइक अ सैंडविच की तरह होगा। और इससे जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। तो आप समझ सकते हो बच्चों कि किस तरीके से मैं यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूं। सिमिलर तरीका समझो क्या हो रहा है। एक 10th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 10th क्वेश्चन एक और। अगर मैंने बोल दिया यहां पर कि यहां पर मैंने बोल दिया px और dxy, px एंड dxy इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y। अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y। अब यहां पर px और dxy इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y, तो मैंने यहां पर सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दिया y एक्सिस, ठीक है, आई ने बना दिया। अब देखो px क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर मैं ये y है तो ये x होगा, और dxy कैसा होगा, इस तरीके से होगा। क्या यहां पर आपके ओवरलैपिंग होने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं है। ओवरलैपिंग तो यहां पर अगर दोनों ऑर्बिटल होता तो होता, तो यहां पर आपके ओवरलैपिंग होगी तो सही, लेकिन काफी लेस, वेरी लेस, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर हम किसी टाइप के बॉन्ड को नहीं बोलेंगे। तो हर कंडीशन में आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका ओवरलैपिंग होगा, किस तरीके से हमको इस कंसेप्ट को डील करना है। एक बार अगर आपने ओवरलैपिंग समझ लिया तो ही आपको कौन सा अगला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा। तो आप लोग यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्यों होगा, किसमें होगा, कब होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने ये सब ऑर्बिटल बनाना सीख लिया है तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। और इससे पहले एक बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लेना, और शेप के बारे में पढ़ लेना, ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ लेना, इन सब के बारे में पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।